नमस्कार, मैं हूँ डीएन भारद्वाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कालचक्र, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं बीती हुए इतिहास के बारे में जो आपको शायद ही पता होगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इतिहास के एक और दिलचस्प कहानी की ओर। आज से करीब 2000 साल पहले आज के मंगोलिया, दक्षिण साइबेरिया और उत्तरी चीन तक फैले यूरेशिया के अथाह घास के मैदानों में बर्फीली हवाएं गरज रही थी। क्षितिज तक फैले सुनहरे घास के समंदर हवा के साथ लहरा रहे थे। जब हजारों जंगली और प्रशिक्षित घोड़े एक साथ दौड़ते तो ऐसा लगता मानो स्वयं धरती कांप उठी हो। दिन में केवल चील और बाज की तीखी आवाजें सुनाई देती थी और रात होते ही भेड़ियों की हुआ हुआ से पूरा मैदान गूंज उठता था। वहाँ न कोई राजमहल था, न कोई नगर, न कोई मंदिर था, न कोई किला, न कोई दीवार थी और ना ही कोई लिखित इतिहास। लेकिन इसी खुले आकाश के नीचे, जहाँ प्रकृति के अलावा किसी का शासन नहीं था, एक ऐसी शक्ति जन्म ले रही थी जो केवल चीन की सीमाओं को ही नहीं बल्कि पूरे यूरेशिया के इतिहास को नई दिशा देने वाली थी। वह शक्ति जानी जाती थी शोगुन महासंघ के नाम से। यह केवल एक राज्यों के जन्म की कहानी नहीं है, यह उस क्षण की कहानी है जब मानव इतिहास में पहली बार घुमंतु दुनिया ने स्थायी सभ्यता को खुली चुनौती दे दी। घोड़े की गति ने दीवारों को चुनौती दे दी, खुले आकाश ने महलों को ललकारा और स्वतंत्र घास भूमि ने दुनिया के सबसे संगठित साम्राज्य के सामने अपनी शक्ति सिद्ध कर दी। उसी समय घास से मैदान के दक्षिण में चीन भी इतिहास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। सदियों से एक दूसरे से युद्ध कर रहे 7 राज्यों को अंततः एक ही शासक के अधीन लाया जा रहा था। ईसा पूर्व 221 में चीन राज्य के राजा यिंगझेंग ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित कर पहली बार पूरे चीन को एक साम्राज्य में एकीकृत किया। आगे चलकर वे इतिहास में सम्राट चिन शी हुआंग के नाम से अमर हुए। उन्होंने केवल युद्ध नहीं जीता बल्कि एक नए राष्ट्र की नींव रखी। पूरे चीन में एक समान मुद्रा लागू की गई, एक समान लिपि अपनाई गई, नाप तौल की एकीकृत प्रणाली बनाई गई, समान कानून और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई, विशाल नहरों ने साम्राज्य के विभिन्न भागों को सींचना शुरू किया। पहली बार चीन वास्तव में एक विशाल केंद्रीकृत शक्ति बन रहा था। लेकिन संसार के सबसे शक्तिशाली सम्राट के मन में एक भय हमेशा जीवित था। उत्तर की ओर जहाँ कोई राज्य नहीं था, कोई राजधानी नहीं थी, लेकिन था अनंत घास का मैदान। उसी मैदान से समय समय पर तूफान की तरह घुड़सवार योद्धा निकलते थे। वे सीमावर्ती गांवों को जला देते, पशुधन लूट लेते, लोगों को बंदी बना लेते और चीन की सेना ने प्रतिक्रिया देने से पहले ही क्षितिज में गायब हो जाते। सम्राट चिन शी हुआंग समझ चुके थे कि यदि इस तूफान को नहीं रोका गया तो चीन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने विभिन्न राज्यों द्वारा बनाई गई पुरानी दीवारों को जोड़कर एक विशाल रक्षा प्रणाली बनाने का आदेश दिया। सदियों तक विस्तार के बाद यही संरचना संसार की सबसे प्रसिद्ध रक्षा प्रणाली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के रूप में विकसित हुई। लेकिन इतिहास ने एक कठोर सत्य सिद्ध किया, दीवारें सेनाओं को रोक सकती थी, इतिहास को नहीं, क्योंकि उस दीवार के उत्तर में भी एक दूसरी महाशक्ति जन्म ले रही थी। सदियों से मंगोलिया की घास भूमियों में सैकड़ों घुमंतु कबीले और जनजातियां रहती थी। उनका जीवन प्रकृति की लय में बंधा हुआ था। घोड़ा उनके पैरों की शक्ति था, धनुष उनके हाथों का विस्तार था और खुला आकाश उनकी छत। लेकिन चरागाहों, जल स्रोतों और पशुधनों के लिए उनके बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। हर कबीला अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। उनके पास अद्भुत युद्ध कला थी, लेकिन कोई साझा नेतृत्व नहीं था। इसी विभाजित संसार ने इतिहास में एक असाधारण व्यक्तित्व को जन्म दिया, मोदू छान्यो। चीनी अभिलेखों में माओदुन या मेते के नाम से उल्लेखित मोदू का जीवन किसी किंवदंती से कम नहीं था। उनके अपने पिता तौमान छान्यो किसी दूसरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मोदू को युएझी नाम का राज्य में बंधक बनाकर भेज दिया। फिर स्वयं युएझियों पर अचानक आक्रमण कर दिया ताकि अपने ही बेटा मोदू की हत्या हो जाए। लेकिन भाग्य ने मोदू का साथ दिया।
आक्रमण के दौरान मोदू ने एक तेज घोड़ा चुराना सफल हुआ। उस घोड़ा के सहारे शत्रुओं का घेरा तोड़ा और मृत्यु के मुख से जीवित लौटा। जब मोदू अपने लोगों के बीच वापस पहुंचे तब वे केवल एक राजकुमार नहीं रहे थे, वे लोगों के आशा के प्रतीक बन चुके थे। सत्ता में आने के बाद मोदू ने इतिहास का सबसे कठोर सैन्य अनुशासन लागू किया। उन्होंने एक विशेष सीटी बजाने वाला तीर व्हिस्लिंग एरो बनवाया। जिस लक्ष्य पर वे यह तीर चलाते, पूरी सेना को उसी क्षण उसी लक्ष्य पर अपने तीरों की वर्षा करनी होती। अनुशासन की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पहले अपने प्रिय घोड़े पर तीर चलाने का आदेश दिया। कुछ सैनिक हिचकिचाए, उन्हें तुरंत मृत्युदंड दिया गया। फिर उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी पर तीर चलाने का आदेश दिया। जो सैनिक पीछे हटे वे भी मार दिए गए। अंत में उन्होंने अपने ही पिता तौमान छानियों पर तीर चलाया। इस बार पूरी सेना ने बिना किसी संकोच के वही किया। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। कठोरता, पूर्ण आज्ञा पालन और अटूट अनुशासन पर आधारित एक विशाल घुमंतु साम्राज्य का जन्म हुआ। मोदू ने एक एक करके सभी प्रतिद्वंदी कबीलों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार जन्म हुआ श्योग्नो महासंघ, मानव इतिहास का लिखित रूप में वर्णित पहला विशाल घुमंतु साम्राज्य। पूर्व में मंचूरिया से लेकर पश्चिम में अल्ताई पर्वतों तक, उत्तर में साइबेरिया के वनों से लेकर दक्षिण में गोबी मरुस्थल तक पहली बार पूरा घास का संसार एक सर्वोच्च नेतृत्व के अधीन एकीकृत हुआ। श्योग्नो शक्ति का केंद्र कोई राजधानी नहीं थी। मोदू छानियों का चलायमान शिविर ही उनकी राजधानी था। लाखों घोड़े, भेड़े, याक और ऊंट उनकी संपत्ति थे। अनंत घास भूमि ही उनका दुर्ग थे और गति उनका सबसे बड़ा हथियार। श्योग्नु के बच्चे चलना सीखने से पहले घुड़सवारी सीखते थे। वे दौड़ते हुए घोड़े पर आगे, पीछे, दाएं या बाएं किसी भी दिशा में अचूक निशाना लगा सकते थे। उनका कंपोजिट धनु, कंपोजिट बो उस समय संसार के सबसे शक्तिशाली धनुषों में से एक था। एक ही दिन में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करना उनके लिए सामान्य बात थी। वे तूफान की तरह आते, बिजली की तरह प्रहार करते और शत्रु को युद्ध का आभास होने से पहले ही क्षितिज में विलीन हो जाते। अब चीन के सामने ऐसा शत्रु खड़ा था जिसे उसकी राजधानी पर अधिकार करके हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी राजधानी स्वयं चलती फिरती थी। उसका कोई किला नहीं था, कोई राजमहल नहीं था, कोई स्थायी नगर नहीं था। आज जो सेना गोबी मरुस्थल के किनारे दिखाई देती, वही कुछ दिनों बाद हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे घास के मैदान में पहुंच चुकी होती। भारी कवच पहने चीनी पैदल सेना और युद्ध रथ ऐसे गति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यह केवल सीमा का युद्ध नहीं था, यह दो सभ्यताओं की महान टक्कर थी। एक और कृषि, कौर व्यवस्था, विशाल नगरों, लेखन, प्रशासन और स्थायी शासन पर आधारित चीनी सभ्यता थी। दूसरी ओर खुला आकाश, पशुपालन, स्वतंत्रता, घोड़ा, धनुष और गति को जीवन का आधार मानने वाला श्योग्नु संसार। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि दो भिन्न जीवन दर्शन का संघर्ष था। चीन राजवंश का पतन हो गया, लेकिन उत्तर का खतरा समाप्त नहीं हुआ। हान साम्राज्य की स्थापना के बाद श्योग्नु पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। ईसा पूर्व 200 में बैदेंग के युद्ध में हान सम्राट लियू वांग स्वयं मोदू छन्यू की सेना द्वारा 7 दिनों तक घेर लिए गए। पहली बार चीन के सम्राट को यह स्वीकार करना पड़ा कि घास भूमि के योद्धाओं को केवल बल प्रयोग से पराजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद हान दरबार ने हेछिन नीति अपनाई। राजकुमारियों के विवाह श्योग्नु शासकों से कराए गए। हर वर्ष रेशम, अनाज, मदिरा और बहुमूल्य उपहार भेजे जाने लगे। लेकिन यह केवल अस्थायी शांति थी। जब हान सम्राट वू सत्ता में आए तब चीन ने नई रणनीति अपनाई। विशाल घुड़सवार सेना तैयार की गई, सीमाओं पर सैनिक बस्तियां बसाई गई, ग्रेट वॉल का और विस्तार किया गया और पहली बार झांग छियान को मध्य एशिया की ओर भेजा गया। इसी अभियान ने आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध सिल्क रोड की नींव रखी। इस प्रकार श्योग्नु के साथ संघर्ष के केवल युद्धों को जन्म नहीं दिया, बल्कि पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग का भी मार्ग प्रशस्त किया। इतिहास में कोई भी शक्ति सदा अमर नहीं रहती। लगभग 300 वर्षों तक चले निरंतर युद्ध, उत्तराधिकार के संघर्ष, आंतरिक विभाजन, जलवायु परिवर्तन,
आर्थिक दबाव और हान साम्राज्य के लगातार आक्रमणों ने अंततः शियोग्नु महासंघ को कमजोर कर दिया। ईस्वी प्रथम शताब्दी में यह महासंघ दो भागों में विभाजित हो गया, दक्षिणी शियोग्नु और उत्तरी शियोग्नु। दक्षिणी शियोग्नु हान साम्राज्य के प्रभाव में समाहित हो गए, लेकिन उत्तरी शियोग्नु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लाखों घोड़े, पशुधन, परिवार, सपने और पूरी सभ्यता को साथ लेकर पश्चिम की अज्ञात यात्रा शुरू की। उन्होंने अल्ताई पर्वतों को पार किया, मध्य एशिया के अनंत घास के मैदानों को लागा, विशाल नदियों को पार किया, पर्वतों को पीछे छोड़ा और सदियों बाद उनकी यही लंबी यात्रा यूरोप के इतिहास में एक नए नाम के रूप में फिर प्रकट हुई, होड़। और यहीं से मानव इतिहास के एक और महान अध्याय की शुरुआत हुई। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। शियोग्नु महासंघ ने इतिहास की दिशा बदल दी थी, पर उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस श्रृंखला का अगला भाग अगले बुधवार हमारे चैनल कालचक्र पर प्रकाशित होगा। यदि आप मानव इतिहास के ऐसे ही गहरी, शोध आधारित और रोचक कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस श्रृंखला का कोई भी अध्याय आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले बुधवार इतिहास के एक और रोमांचक अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।